2 मार्क्स के क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको टू द पॉइंट आंसर लगता है, क्रिटिसाइज फॉर्म में नहीं लिखिएगा। जब भी क्रिटिसाइज फॉर्म में लिखते हैं आप, तो आपकी विचारधारा निगेटिव रहती है। तो निगेटिव विचारधारा के व्यक्ति को प्रशासन में कभी कोई नहीं चाहता। कंटेंट बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, मैं फिर कह रहा हूं, कंटेंट बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। नमस्कार आप सभी को, उम्मीद करता हूं आपकी मेंस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है आपके ऊपर उसका दबाव भी बढ़ रहा हो। दबाव मेंस में आना एक लाजमी बात है, इसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी क्रम में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो है मेंस के जो प्रथम हमारा टेस्ट सीरीज हुआ, मेंस टेस्ट सीरीज 2023 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा, जिसे हमने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के रूप में कंडक्ट किया था, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स 128 गए और जो एवरेज मार्क्स है वो 90.5 के आसपास गए। ठीक, मैं एक बालक का पेपर आपके सामने शो कर रहा हूं, जिनके मार्क्स मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट दिए बच्चे more than 25, उन सभी बच्चों ने जो मार्क्स निकाले उनके एवरेज उसमें 90-95 के आसपास का मार्क्स हम लोग एक एवरेज मार्क्स देख। ठीक, तो इसमें 90.5 मिला है। उसका कारण क्या है, पहला चीज, और दूसरा ऐसे जो प्रश्न आए तो उसका लेखन शैली में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इन पर आज चर्चाएं करेंगे। बहुत कॉमन बातें होंगी। ठीक, और कोशिश करें कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो कहीं पर उसे नोट पॉइंट पे लिखते हुए चलिएगा कि आप भी वो गलतियां ना करें जो गलतियां इस बालक ने की है या ऐसे तमाम बालक लगातार भी कर रहे हैं। हालांकि इनकी पूरी संभावनाएं हैं कि आगे जाकर इस प्रश्न पत्र में और भी सुगमता और सुलभता लाई। चलिए ठीक, तो आज जो पहला प्रश्न पत्र एक दिखा रहा हूं, उसमें एक पॉइंट सब लोगों ने दिखा है। ठीक है, हम लोगों ने जो बात रखी अपनी 3-4 मिनट में जब ये पेपर पूरा चेक हुआ तब उसमें एक पॉइंट आए, वो है प्रेजेंटेशन को लेकर। पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएससी का बेस जो है आपके कंटेंट के नॉलेज से ज्यादा आपके प्रेजेंटेशन पर बल देता है। दूसरा उन्होंने आंसर राइटिंग को लेकर हैंड राइटिंग पर बात कहा, और दूसरा है कि प्रश्नों को छोड़ना नहीं, और चौथा में बात रखा कि प्रयास जारी है, अच्छा है और इसको और बेहतर किया जा सकता है। खैर, तुरंत हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। धावत इसको लिखा नहीं वाला क्यों, जो प्रश्न लिखा है इसने उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पर मार्क्स बढ़ कैसे सकते हैं और इस पर क्या इंप्रूवाइजेशन किया जा सकता है। पहला जो प्रश्न है, ब्रज घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों की बात रखी है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ये पेपर बनाए तो एक इस बालक ने अच्छा काम किया है, वह बॉक्स बनाए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैप बनाना ज्योग्राफी में सबसे कंपलसरी काम है। ठीक, मैप बनाया है, मैप में उसे दिखाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी नदियां जो है वो ब्रज घाटी का एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें एक पॉइंट मुझे जो लगता है कि और बेहतर कर सकते हैं बालक जो है वो ये है कि जैसे आप लिखा प्रवाहित होने नदियां, ये लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट 1, 2, 3 और चौथे में कॉन्फ्यूज समझ बात को। इसके बाद जोड़ो 6 है 1.5, बट इसमें कभी भी ऐसी चीजें मत रिपीट कीजिए प्रवाहित होने वाली नदियां, फिर से उसी को लिख रहे हैं कि ब्रज घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां। क्वेश्चन ने वही पूछा आपको, और ध्यान रखना आपको टू द पॉइंट आंसर लगता है। आपको फिर से प्रश्न की पुनरावृत्ति या किसी भी उत्तर की पुनरावृत्ति से पहले बचिए आप। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो 1, 2, 3 के फॉर्म में लिखिए, साइड में मैप बनाइए, डेफिनेटली 1.5 या 2.0 मार्क्स आपको मिलेंगे। मुझे लगता है ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, 2.2 आउट ऑफ 2 मिलना चाहिए था इसमें, बट इसकी एक थोड़ी मुझे गलती लगी जो रिपीटेशन थी, इसकी वजह से हम लोगों ने इसके आधे नंबर काट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया। दूसरा हम क्वेश्चन देखें इसी में, अगले क्वेश्चन की ओर। इन्होंने पूछा राष्ट्रीय अभ्यारण्य को परिभाषित करें। राष्ट्रीय अभ्यारण्य को जब परिभाषित करने की बात होती है, ठीक है, तो एक ही यहाँ पर एक गलती है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य चलो लिख दिया, यहाँ तक किसी विशेष जंतु जीव के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित किए गए इस पर राष्ट्रीय क्या लिखा है, भले अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। भारत में 585 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, गलत जो, ठीक है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश अंडमान निकोबार है। इन सब प्रश्नों में देखें तो एक कमी आ रही है, वो है जुड़ाव। जब वाक्य जुड़ाव टूटता है तो मान के चलो वहां पे नंबर कटे, पहला चीज। दूसरा है जब भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा है आपको तो कोई अधिनियम का प्रयोग करें,
कौन सा अधिनियम के तहत इसे बनाया गया। एक तीसरा, इसको एक भाग में लिख सकते हैं, 2 लाइन में आप इसकी परिभाषा करें, ठीक, और 2 लाइन में अगर चाहे तो आंकड़े, जरूरत है नहीं हालांकि, वह इसके फीचर्स पर बात ध्यान रखें। तो अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग तो ये 1 नंबर नहीं, इसमें 1 नंबर और बढ़ने की संभावना थी, अर्थात 2 मिलने की पूरी संभावना बनती। मैं फिर मैं समझा रहा हूं कैसे लिखते हैं इसको। 2 लाइन वाला जो रहेगा ये, और ये लाइन वो रहेगा आपके परिभाषा को लेकर। यहां पर इसके अच्छा परिभाषा आप अधिनियम के रूप लिखिएगा, आपकी परिभाषा मत दीजिएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं डेटा, और उसके बाद अगर लगे कि एक आध फीचर लिखना है, all the execution and the governing body will be head of the or operating by the state government, ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑरेंज फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, ये सब जो बातें हैं वो थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसे बांट के लिखा जाता तो इसमें मार्क्स मुझे लगता है इस वाला के 1 नंबर और बढ़ता। खैर ठीक है। एक पूछा उन्होंने गन्ना उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करे, मैप अच्छा बनाया है, वेल डन। एक तो इस मैप में एक कमी मुझे दिखती है, चित्र बनाना या मानचित्र बनाना थोड़ा और सीखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी मानचित्र चाहे छत्तीसगढ़ का हो, जाए छत्तीसगढ़ में कई वाला क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं, और ऐसा डब्बा बना के 1 ये ऊपर बांट दिए, 2 ऐसा बांट दिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये इस तरीके से बांट देते हैं बच्चे, अधिकतर मैं देखा हूं। ये डब्बा बना दिए, नीचे बस्तर बना दिए, ऊपर सरगुजा बना दिए, बीच में बिलासपुर बना दिए, ऐसे बना दिए। कभी जीवन में गलती मत करो, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। आप जिससे भी जहां भी इस तरीके का पढ़ते हैं वो आपके समझदारी के लिए है, समझ के लिए है। ऐसा बनाओगे तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि यहाँ का नंबर कटेगा। मैप थोड़ा और क्लियर बनाए तो और अच्छा लगेगा। एक दूसरी बात उन्होंने कहा गन्ना उत्पादन क्षेत्र, तो इन्होंने क्या किया, 1, 2, 3 के फॉर्म में लिखा है, और एक पॉइंट लिख दिया है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य। एकदम क्लियर सा है क्योंकि पूछा है क्षेत्र, तो इसमें आप इम्बट मत लगाइए कि यहाँ पर काली मिट्टी होती है या ये प्रकार के ह्यूमस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, दुनिया भर की बात नहीं लिखना है। पूरा पॉइंट जो बच्चे ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है 1.5 इट्स अ गुड मार्क्स, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं, करेवा निक्षेप से आप क्या समझते हैं। यहां बढ़िया एक काम किया इसने बालक ने मैप बनाया। देखो जहां जहां मैप बन रहे हैं वहां पे हमारे आधे नंबर बढ़ जा रहे हैं। इसके कंटेंट पे ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त लिखा गया, ऐसा कोई बात नहीं। थोड़ी प्रेजेंटेशन और अच्छी होती तो मैं मार्क्स और बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसका। तो इसने लिखा है करेवा निक्षेप भारत के करमर क्षेत्र में जलोढ़ के परत दर परत हिम जलोढ़ से जमाव पैदा होता है, जिसे करेजा जमाव कहते हैं। बढ़िया बात, ठीक है। करेवा जमाव में ये पूरी बातें लिखा उन्होंने, ठीक है। फिर पंजाब क्षेत्र के तलहटी क्षेत्र पाया जाता है। कंटेंट बढ़िया है, मैप थोड़ा इंप्रोवाइज हो सकता है, मार्क्स भी अच्छे, तो इसमें कोई कमी नहीं। एक पूछा है भूरी क्रांति क्या है, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में मैप की जरूरत तो है नहीं, ठीक। तो इसमें सीधा उसने क्या किया, भारत में उत्पादन और उत्पादकता के आश्रित जो क्षेत्र है भूरी क्रांति के रूप में प्रारंभ किया गया। ठीक, एक बुलेट यहाँ लिखे, दूसरे बुलेट में यहाँ पर ये लिखा, तीसरे बुलेट में ये लिखा, मतलब ये परफेक्ट आंसर है। परंतु इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इसके अंतर्गत जो उसके फीचर्स है वो फीचर्स को लिखना बालक ने भूल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो थ्योरी क्वेश्चन जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी आपको तब तक एक ही नंबर मिलेगा। चौथे प्रश्न पर बात करते हैं, भारत के 6 राष्ट्रीय वनोपज के नाम बताएं, ठीक है। हालांकि भारत में 13 है, पूरे 6 ही पूछे, ठीक। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो कोशिश करें कि पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे 6 लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए उसके फीचर्स। ध्यान सुनिए, एक तरीका ये भी है, ये भी तरीका अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं, बट मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से बांटू, तो मैं कुछ इस तरीके से बांटता। एक यहां पे सीधे 1 बीच में लाइन खींचो, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ गया बात, ठीक। जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें कंटेंट ज्यादा है, लाइन कम है, बीच में स्प्लिट फॉर्म लगा दीजिए, आंसर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। लिखना भी इतना ही, जो लिखा वही है, बट थोड़ा और इसको प्रेजेंट करने का तरीका और अच्छा होता। तो यहां पर मुझे लगता है आधे नंबर और बढ़ते तो ये हो जाता 2.0। क्लियर है, ठीक। अब अगले पॉइंट पर थोड़ा चलते हैं, इसी में और देखते जाते हैं कि क्या क्या चीजें और यूरेनियम के वितरण के बारे में बताइए, ठीक। तो बार बार जो बच्चा लिख रहे हैं यूरेनियम के वितरण की जरूरत नहीं है, बार बार, ठीक है। झारखंड लिखा उन्होंने, ठीक। उसके बाद लिखा है यहाँ पर राजस्थान लिखा है, काश्मीर क्षेत्र लिखा है,
ठीक है, मैप बढ़िया बना दिए, इसमें तीनों क्षेत्र को दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर चाहो तो छत्तीसगढ़ जीएस में थोड़ा पकड़ है, उसके आधार पर भी थोड़ा सा इसका पॉइंट ला सकते। इसमें पहला लिखते हैं झारखंड, दूसरा लिखते हैं आप राजस्थान, और तीसरा लिखते हैं कश्मीर। और जब राजस्थान यहाँ पर झारखंड लिखा मान लीजिए आपने, तो आप सीधा यहाँ पर क्या करें, इसको अंडरलाइन करें और यहां से आगे शुरुआत में दिख जाना चाहिए क्षेत्र कौन सा आप लिखना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब आपने जादूगढ़ लिखा है तो एक अच्छा पॉइंट किया वाला, इसे अंडरलाइन करके इसे हाईलाइट करने का एक ही कारण है, बार बार लाइन नहीं खींचना नीचे, एक सिंगल लाइन उसमें छोटी सी स्केल पकड़ लीजिए। सपोज मान लीजिए ये आपका स्केल है, ठीक है, आप स्केल को थोड़ा काट के ले जाए, ठीक है, और उसमें क्या करें, जब भी कुछ आया उसी फटाक से आप क्या करें, उसमें हाईलाइट करें। समझ बात को? ठीक, तो ये एक काम किया जा सकता है। तो ये इसने इसका प्रेजेंट बहुत अच्छा किया है, मतलब इस वाला आई थिंक मैं नाम नहीं लूंगा इसका, ठीक है, हालांकि इसने अटेम्प्ट कम किए, अटेम्प्ट जहां की इसने कोशिश किया है कि उसको लिखने की थोड़ी प्रेजेंटेशन थोड़ा और इंप्रोवाइज कर रहा है। और मुझे लगता है अगले टेस्ट आते हैं, 3-4 टेस्ट में इसके वैल्यूज जो है, इसका नंबर जो है वो अच्छा हो। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में तालाब सिंचित क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। सीधा है, यहां पर तालाब सिंचित क्षेत्र की अगर आप बात करें तो मैप की जरूरत नहीं थी, ठीक है, फिर भी मैप लगाया है, मुझे लगता है सही है, तो गलत नहीं है। ठीक, तो इस पर लिखे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, परंतु एक चीज यहां पर कमी दिख रही है, वो डेटा। जब भी ऐसा देखे आपको क्षेत्र पूछे मगर डेटा आपको लगाना जरूरी है, तो डेटा को जहां लगाते बनता डेटा और मैप, ये आप लोग के लिए समझिएगा आभूषण है। एक डेटा, मैप और टोपोग्राफ, ये पूरे आपके मेंस के आंसर राइटिंग के सबसे सुंदर नायाब आपके आभूषण है, जिसको बार बार लगाना है आप। ठीक है, जहां मौका मिल रहा है टोपोलॉजी बनाने का, फटाक से लगाओ। ठीक, जहां डेटा दिख रहा है, डेटा को अलग से बॉक्स में बंद करो, और जब भी डेटा लिखते हैं तो ऐसे बॉक्स बंद कर दिया। उससे क्या होता है ना कि वाई कैचर बनता है, और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि हम जब पेपर बनाए लिखे, तो जो भी इन्विजिलेटर है वो हमारा पेपर में क्या करे, एक बार में देख के उसको नंबर दे। ठीक है, ये तरीका है। ठीक, दूसरी बात, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे अच्छा लिखा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना की। जब ऐसी स्थिति आती है, ध्यान से चीजों को एक काम इसको और कर सकते हो कि जैसे ये आंसर है आपको, इसको 3 तरीके से बांट सकते हो। ठीक, यहां पर लिखो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, और यहां पर लिखेंगे उसकी ठीक तुलना। अब तुलना में क्या क्या लिखा है आपने, तो जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया है स्थिति, यहां पे ऐसे लिखो स्थिति, जो पहले प्रैक्टिकल वगैरह में हम लिखते थे, याद होगा। ठीक, उच्चावच, ठीक, लंबाई, सिंचाई, इस तरीके से बांटिए और उसको कंपैरिजन कीजिए, तो इसमें जो मार्क्स है वो आधे या 1 नंबर और बढ़। आप समझ रहे क्या कहने की बात है? यहां पर समझिए, आपके पास बॉक्स वैसा ही है जैसे बॉक्स सही है। ठीक है, अभी ये मत सोचिएगा सर ऐसा पैटर्न लिखना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इजिली टू बेसिबल यही प्रिंसिपल है इस पूरे बेस का। ठीक है, तो इस पे क्या करना है, ये तुलना, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीजों को, यहाँ पर स्थिति, उच्चतम, उच्चवच, लंबाई, सिंचाई, नदियां, ये सारी चीजें एक साथ लिख दीजिए और उसको कंपेयर कीजिए, क्लियर रहेगा। इसमें क्या होता अगर ऐसा लिखता तो मैं कम से कम इसको 0.5 नंबर और बढ़ाता और ये हो जाता 3.5, जो अपने आप में अच्छा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर लिखा उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्थात ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, मैप बना दिया, जो अपने आप बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, दूसरा, इसमें नंबर कहाँ कटे, तो देखो 4 में 4 तो इसमें मिलेगा नहीं, बहुत रेयर केस होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन में ही 4 में 4 मिलने हैं आपको। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें बार बार मत, सीधे टू द पॉइंट आइए। 2 लाइन में आपने लिख दिया, उसके पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, महत्व, और उसके बाद उसमें आपने फैक्चुअल लिखा है। ठीक, इस पर थोड़ा सा एक और चीज ध्यान रखना, हर जगह पर ऐसा लगाना नहीं है आप, हर जगह पे आप क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन लगा रहे हैं, ये गलती मत कीजिएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा अगर हम देखें तो पूरा पेपर में ही आपने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि विच वन इज द आई कैचर पॉइंट, विच इज द एपिसेंटर ऑफ दिस आंसर, तो वो कंफ्यूज नहीं करना है उसको। ठीक, उसी पे लगाइए जहां पर लगता है कि कुछ नया चीज आप लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगले पॉइंट पर, जल्दी मैं इस पे बातें आगे रखता हूँ। फिर एल्यूमिनियम आधारित उद्योग के बारे में बताइए। ठीक, इसमें बड़े सुंदर सा मैप बना दिया है और पूरा का पूरा एक चीज उसने लिख दिया है, अपने आप में खूबसूरत आंसर है, कोई कमी नहीं है इस आंसर में।
जो नंबर मिला है वो अपने आप में बढ़ेगा। ठीक, दूसरा है भारतीय कृषि जीवन निर्वाह कृषि है, व्याख्या करें। एक्सप्लेन इंडियन एग्रीकल्चर इज द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर बुलेट लगाया पहले वाला क्यों? अब बुलेट लगाने का तुरंत इसमें क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था भारत में अधिकांश तो जीवन यापन के लिए निर्भर है। अच्छी बात यहाँ क्या की उसने यहाँ पे लगभग 80% लिख दिया। ठीक, मेंस में लगभग चलेगा, आप एकदम एग्जैक्ट याद नहीं करना 76.76 ऐसे याद नहीं करेंगे। ठीक है, आप नियर बाय लिखेंगे चलेगा। भारत की कृषि आज परंपरागत कृषि है, इसको थोड़ा और भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, परंपरागत कृषि लिख सकते ज्यादा अच्छा है, तो पूरा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिसको उत्पादन उत्पादकता की कमी और अधिकांश कृषि लघु और सीमांत कृषक है, तो इसमें डेटा की आवश्यकता थी जो आप भूल गए। ठीक, भारत की रोजगार उपलब्धता में कृषि आज भी 52% पर निर्भर है और देश की जीडीपी में 18% है। यह अपने आप में अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण और नियमित उत्पादकता, कृषि में कमी तथा बाह्य उत्पादक अधिक। तो इसी में कुछ और पॉइंट लिख सकते थे, आप याद रखेंगे। नवीनीकरण, नवाचार, तकनीकी एवं कृषि ज्ञान की कमी, ये लिख सकते थे आप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आधे नंबर और क्या होते हैं आपके बढ़ते, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, 3 नंबर हो जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वह भारत में नवीनीकृत ऊर्जा के लिए चलाए जा रहे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का वर्णन करें। ठीक, इसमें पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, करेंट का बेहतर प्रयोग किया जाना चाहिए, सौर ऊर्जा गोवर्धन, ठीक है, या पीएम या उजाला स्कीम है, सौभाग्य स्कीम है ना, या सौर सिद्ध मिशन है। ठीक है, ये सोलर पार्क है, सोलर सिटी है, एनर्जी पार्क है, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं भारत में चलाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कुल ऊर्जा का लगभग 46%, थोड़ा ये डेटा गलत है। ठीक है, इतना भी गलत लगभग लिखते तो इतना भी गलत लिखते हैं कि 5-6% का लगभग हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं तो लगभग 40 से 45%। क्यों, अगर एग्जैक्ट आप 40 लिख रहे हो तो मतलब ये है कि आपको डेटा याद है, तो आप 40 से 45% लिख दीजिए। एक्चुअल में आपका कितना 41% है, अभी क्या आंकड़े 43.95 हो गया है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा लिख दिया, पवन ऊर्जा। अब इसको क्या करते हैं, ये सारे लिख दिए। अब जो भी योजना लिखते हो ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे योजनाओं को एलोबरेट मत कीजिए, छोटा सा लिख के रखिए। तो यहां लिखते, तीसरा योजना यहां लिखते, ठीक, चौथा यहां पे लिखते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चौथा यहां लिखते, पांचवा यहां लिखते, छठवां यहां, ठीक, और सातवां यहां या आठवां यहां। ठीक है, 8 योजना आपको ऐसी मुखाग्र याद है, अगर आप पेज लिख रहे हैं। ठीक है, गिनते ही रहेंगे तो कम से कम 25 निकल जाएंगे आपके पास। ठीक, तो योजनाएं लिखिए ना, उसको एलेबरेट मत कीजिए। एलेबरेट किया इसलिए आपके 4 नंबर क्या हो गए, कट गए। तो उस चीज को भी ध्यान रखिए। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस बालक ने गलती क्या की, इसने योजनाओं को एलेबरेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कार्यक्रमों का वर्णन करना है आपको, कार्यक्रमों की व्याख्या नहीं करनी है। वर्णन और व्याख्या में अंतर देखिए क्या होता है ना, जो क्वेश्चन के पीछे लिखा होता है, आलोचनात्मक टिप्पणी, ठीक टिप्पणी करो, संक्षिप्त लिखो, विस्तार पूर्वक लिखो, है, और या फिर वर्णन करो, व्याख्या करो, वो अपने आप में काफी, उसके जो टर्म्स होते हैं वो अपने आप में काफी सारगर्भित होते हैं। उस सारगर्भिता को समझ रहे हैं आप। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो लिखा नहीं वाला क्यों। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा है 125 शब्द में 150 गलती से लिख दिया गया था, प्रिंट मिस्टेक में। ठीक है, चलिए, भारत में सिंचाई संसाधनों का वर्णन करें। और दूसरा लिखा है श्री अन्न, जो अभी चल रहा है भारत में। ठीक है, व्याप्त शारीरिक और स्वास्थ्य समस्या को दूर किया जा सकता है। एक ऐसे बेस्ट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो, तो इसमें जब उसने लिखा, पहला ध्यान रखना, आप कभी भी लिखे तो इससे बाहर मत, जो आपको बॉक्स दिया है बॉक्स से बाहर मत जाइए किसी भी अवस्था में। ठीक, दूसरा सिंचाई संसाधन पूछा उन्होंने। ठीक, तो इस तरीके का जो पॉइंट है ना, वो लिखने से बच गया। ठीक, भारत में सिंचाई संसाधन महत्वपूर्ण लिखिए, सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं, क्या कहना चाह रहे, सबसे महत्वपूर्ण क्या, क्रम लिखो। ठीक है, नलकूप, नहरें, तालाब, कुएं से होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं, उससे एक बेहतर पॉइंट लिखेंगे। ठीक, जितना सिंचाई का यहाँ पर डेटा है, पहला, ठीक है, कुल क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र और क्रम, ये 3 के आधार पर आप इंट्रोडक्शन को रखिए। इंट्रोडक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देखिए मार्क्स ठीक है 6.5 मिले हैं, बट मुझे लगता है इसमें और बढ़ाया जा सकता है इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर। ठीक है,
अब ये आपने सीक्वेंस लिख दिया, कोशिश करें इसके बगल में डेटा लगाते चले कि नहर से कितना, नलकूप से कितना, तालाब से कितना, कुएं से कितना। ठीक, अब उसके बाद कारण लिखो। ठीक है, भारत की धरातली संरचना के कारण नहरों की कमी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जल भराव की कमी। ठीक है, अच्छा पॉइंट है अपने आप में दोनों। इसके बाद इस बालक ने लिखा है वर्षा जल का संचयन की कमी, तो यही पे लिख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कमी लिख सकते हो। ठीक है, प्रशासनिक उदासीनता। ठीक है, अधोसंरचना का निर्माण। और देखो उदासीनता का मतलब जटिलता लिखो। क्या होता है ना कि हम सरकार या प्रशासन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक डेवलप से डेवलपिंग की और डेवलपिंग से डेवलप की प्रणाली में अगर हम आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों का बेहतर योगदान है पब्लिक के साथ। ठीक है, तो किसी चीज को क्रिटिसाइज फॉर्म में नहीं लिखिएगा। जब भी क्रिटिसाइज फॉर्म में लिखते हैं आप तो आपकी विचारधारा निगेटिव रहती है, तो निगेटिव विचारधारा के व्यक्ति को प्रशासन में कभी कोई नहीं चाहता। समझ को सकारात्मक व्यक्ति ही प्रशासन में जाए तो ज्यादा अच्छा है। नकारात्मक व्यक्ति याद रखेंगे सिस्टम को और कोलैप्स करता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो प्रशासनिक उदासीनता के बदले प्रशासनिक उसी को जटिलता लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अधोसंरचना की कमी और बजट की कमी, तो बजट की कमी में लिख सकते हो राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटा संतुलन का लगातार बिगड़ना, ये लिख सकते हो। तो क्या होता है जब टेक्निकल वर्ड यूज करते हो ना तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को पढ़ने में मजा आता है, और जब सामने वाला पढ़ता है उस चीजों को तो लगता है कि लड़के ने या बालिका ने अपनी तैयारी में बहुत सघन मेहनत। ठीक है, अल्टीमेटली उसको आपको प्रेजेंट तो करना है। ठीक है, चलिए, उपलब्धता और लिख दिया, वितरण भी लिख दिया, ओवरऑल अच्छा लिखा है बालक ने। ठीक है, बट थोड़ी कुछ गलतियां थी इसमें से इसका 1 नंबर हम लोगों ने कम किया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मैं छत्तीसगढ़ पे आता हूँ। चलिए, छत्तीसगढ़ में लिखा है हमने हसदेव जंगल बचाओ या जंगल विवाद जो है परसा कोल माइंस को लेकर वो। ठीक, मैप थोड़ा अच्छे से बनाओ। अगर यही पर ऐसे मैप बनाओगे तो कोशिश करें इस तरीके से मैप बनाएंगे। ठीक, मैं आपको थोड़ा दिखा भी मैप की तरह लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने एकदम टाइम पास की तरह लिखा है। आप अभी बना है और पहले बना है, दोनों में अंतर देख सकते। ठीक है, तो कोशिश करें कि छोटा है जगह में मानता हूं मगर आप मैप अच्छे बने, खासकर छत्तीसगढ़ को तो और। ठीक है, चलिए, हसदेव जंगल विवाद, चलो आपने लिखा, जो बार बार आप कर रहे हैं उसमें अगले वाले पेपर से मैं थोड़ा सा चेंज कराऊंगा। हसदेव वन जो सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के स्थित है, जो हसदेव अरण्य का हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम परसा कोल माइंस को लिखना भूल गया। पहला, इन क्षेत्र में कोयले के उत्पादन के लिए जंगलों को काटा जा रहा है जिसमें ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ठीक, मैंने 1.5 नंबर दिए हैं पहले पेपर के अकॉर्डिंग, बट इस पेपर में अगर देखूं तो मैं आधे नंबर या 1 नंबर ही दूंगा इस वाले क्वेश्चन। कारण क्या है, विवाद में क्षेत्र, विवादित स्थल, विवादित स्थल। ठीक, आप कह रहे हैं उसके अलावा जो एक्सचेंज हुआ है, बायलैटरल ट्रीटी हुई है, संधि हुई है, ठीक है, उसको लिखो। ठीक है, कौन सी कंपनी के साथ विवाद है लिखिए, कब इसका शुरुआत हुआ ये भी लिखिए, और आप पेड़ काटे पूछे तो लिख दीजिए कितना पेड़ काटा गया है, नंबर्स लिख दीजिए, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है ना बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं मैप बना रहे हो तो इसलिए 1.5 नंबर तक दिया है, बट क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि एक्सपर्टिस की जरूरत है। ठीक है, और मैं पहले पेपर में भी नहीं चाहूंगा कि किसी को हम डिमोरलाइज करें। ठीक है, धीरे धीरे डिमोरलाइज करेंगे, और डेफिनेटली आज 90 पे है। आई एम वेरी मच अश्योर्ड कि ये पूरे पेपर देता रहेगा, मैं 130 135 तक हम पूरी टीम जो है पहुंचा देंगे। ठीक, चलिए, तो एक क्वेश्चन यहां समझ आया आपको। भारतीय मानक समय रेखा पर लिखिए, ये मैप एकदम सरासर गलत लिखे हो आप। ठीक है, मैप सही बनाइए, पहला चीज। दूसरा, भारतीय मानक समय रेखा पर अवस्थित जिला। ठीक है, तो जिले में पॉइंट टू पॉइंट लिखिए ना, सरगुजा तो आएगा नहीं, 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखिए, और आप इसको नॉर्थ साउथ से फॉर्म में लिखिए। ठीक, नॉर्थ टू साउथ। दूसरा है जो IST-IMT है उसका एंगल लिखिए। ठीक है, कितने से कितना आपका, ठीक है, डिग्री पे आ रहा है, हाँ ऐसे बांटिए उसको, और उसके बाद ये दिखाइए, यही मैप पे दिखा दीजिए। हाँ, ये रहेगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे मेंशन कीजिए, अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली याद रखेंगे आपके मार्क्स आधे नंबर और बढ़े। चलिए, खैर अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब लिखा है विंता घाटी के बारे में। विंता घाटी यहाँ पे बना दिया, आप यहाँ पर ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। सुन लीजिए बात, जब आप पूछा ये तो छत्तीसगढ़ मैप पर बनाइए, आप दनकर ने बनाइए, ये दनकर ने बना दिया। ठीक, और दनकर में कोशिश करें कि 7 जिले कट सकते तो ठीक, नहीं कट सकता है तो यहाँ पर चित्रकूट के पास दिखा दीजिए क्या विंता घाटी, वो समझ जाएगा।
मैप छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जरूरत किसका है? दंडकारण्य का। और ऊपर में लिख देना दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र। क्लियर रहेगा? ठीक। अब यहाँ पे लिखा बस्तर जिले में भौतिक भाग दंडकारण्य क्षेत्र विशेष इस बस्तर के आसपास कहा जाता है। यह विभिन्न बिरंगे फूल और जैव विविधता के लिए परिपूर्ण है। ठीक, थोड़ी सी यहाँ पर परिपक्वता है इस आंसर में। ठीक है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। कैसे करेंगे सुनिए। पहले तो इसकी स्थिति एग्जैक्ट बताओ आप कि कहां पर है, किसका भाग है। तो कहेंगे उत्तर पूर्वी बस्तर का पठार। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी बस्तर का पठार। फिर विशेषता ऐसे लिखो। ठीक है, अब विशेषता आप 4 पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट कैसे होगा? 2 लाइन है, काट दीजिए 1 2 3 4। ये अगर फॉर्म में लिखते हैं तो 2 आउट ऑफ 2। ठीक, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। झुमका परियोजना। ठीक है, मैप बनाया है। ठीक है, मैप को थोड़ा सुधार में बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। ठीक है, जो जरूरी है आपके लिए भी। और आप इवन दो ये इसी का रेफरेंस नहीं, ये गलती आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो। हमारे सारे पूरे छत्तीसगढ़ से पेपर आ रहे हैं ऑनलाइन में, तो हम एक चीज को आभास कर पा रहे हैं, मैप में आज परिपक्वता बहुत कम बच्चों की है। पहला चीज। ठीक, दूसरी बात जो देख रहा हूं वो चालू भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है। हमारे कोटा से बच्चा पेपर भेज रहा है, उधर से रामानुजन से भेज रहा है, कुछ बच्चा दिल्ली में बैठ के यहाँ पर दे रहा है पेपर। ठीक है, ऑनलाइन। तो उन सब चीजों को जब देख रहा हूं तो एक चीज समझ आ रही है कि दिल्ली के बच्चे के पास टेक्निकल टर्म बहुत अच्छे हैं, बट उसके पास यहाँ का फैक्चुअल कमजोर है। हमारे यहाँ के बच्चों के पास फैक्चुअल अच्छा है मगर टेक्निकल टर्म्स की कमजोर है। तो दोनों का बैलेंस करना होगा, आपको ध्यान रखिएगा। एक झुमका परियोजना का वर्णन करें। यहाँ पे लिखा है कि कोरिया जिले में है। यह झुमका परियोजना पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या क्या है सब लिख दिया आपने। ठीक है, झुमका परियोजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो है कि ये पीसी कल्चर जोन है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात है। और कितने क्षेत्र को एक आपका दो चीजें यहाँ पर भूल गया। एक है क्षेत्र लाभान्वित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, लाभान्वित क्षेत्र, और दूसरा है वो है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, ये 2 पॉइंट को आपको लिख के रखना चाहिए था, जिसमें आपको थोड़ी मुझे लगती है गलती आपने की है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ठीक, वो है अनुसूचित जाति के लिंगानुपात का प्रतिरूप बनाए। ठीक है, सीधा सा लिखा है यहाँ पे। डेटा थोड़ा गलत लिख रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। डेटा ऐसे क्वेश्चन में डेटा कभी गलत नहीं होने चाहिए किसी भी स्थिति में। चलिए ठीक है, ये डेटा आप गलत नहीं करेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति बालोद राजनांदगांव। ठीक है, न्यूनतम लिखा है आपके बीजापुर सुकमा गिठी, है ना। तो इसमें कोशिश करेंगे जब डेटा ही गलत नहीं देते और आप, तो आपके मार्क्स पूरे खत्म। क्लियर रहेगा? चलो, एक तो यहां हो गया। मक्का उत्पादन क्षेत्र का वर्णन करें। मक्का उत्पादन क्षेत्र काकोड़ी क्षेत्र लिखा आपने, बलरामपुर लिखा है, सरगुजा लिखा है बरदोली में, और सर्वाधिक मक्का उत्पादन लिख दिया है बलरामपुर जिला। मक्का एथेनॉल प्लांट लिख दिया आपने कोंडा में। एक अच्छा आंसर। ठीक है, फैक्ट्स की कमी है बट आपके प्रेजेंटेशन और आपने जो जिस तरीके का एक करंट अफेयर को जोड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर अपने आप को जस्टिफाई करता है डे नंबर। ठीक, चलिए, एक अच्छा मुझे लगता है अच्छा प्रयास आपका यहाँ पर। ठीक, सरना हिल्स के बारे में पूछा है, तो पहले तो थोड़ा कोशिश करो सरगुजा बनाओ। जरूरत नहीं मैप बनाने का छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे सरगुजा डिवीजन बनाओ। क्या बनाएंगे? सरगुजा डिवीजन। और सरगुजा डिवीजन जब बनाते हो आप, ठीक है, यहाँ पे लिखो सरगुजा और बना दो यहाँ पे सरगुजा का इस तरीके से। ये रहेगा। जब ये बना दोगे तो यहाँ पे लिखोगे तो बड़ा आसान लगेगा। जसपुर में है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप रामानुजगंज में लिखना चाह रहे हो, बलरामपुर में, सरगुजा में, कि जसपुर में। ये आपका जसपुर में यहाँ पे चोज दिख ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैप बनाइए, कोशिश करें आप। ठीक है, भौतिक लिखा है उसमें में आपने, बगीचा विकास खंड लिखा, जलवायु विशेषता बागवानी फसलों की लिखा है, चाय की खेती लिखी आपने। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा आंसर। ठीक, और अच्छे नंबर भी मिले हैं, 1.5 नंबर मुझे लगता है ये संतुलित। स्वर्ण भंडारण क्षेत्र, इस मैप में बना दिया आपने सारी चीजों को, ये भी अच्छी बात है। देखो, इसको 2 भाग में लिख सकते थे, एक है सामान्य स्थल और एक है नदियां। तो नदियों वाला क्षेत्र को एक लिख देते और यहाँ पर जो शून्य क्षेत्र है वो अलग लिख देते, तो इसमें आंसर और खूबसूरत हो सकता था। मैं क्या था? सरोवर। हमारे 6 नदियां हैं जहां पर क्या मिलते हैं? सोने के कण मिलते हैं। तो नदियां यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, यह मूल क्षेत्र। अब यहाँ पे सोनाखान ले आया आपने। ठीक है, महासमुंद क्षेत्र ले आया आपने, रायगढ़ ले आया, कुलकुर ले लिया, सबरी नदी, ये सब चीज लिखा जो है ना आपने, उसके आपने जो लिखा है इसी तरीके से उसको 2 भाग बांट, बहुत खूबसूरत होता था। 1 2 3 4 और नदियों का नाम 1 2 3 4 5 और 6। ये अपने आप में 12-10 कंटेंट के साथ इसको लिखते तो मुझे लगता है कि इसका आंसर बड़ा खूबसूरत होता। थोड़ा मैथ को भी अच्छे से भर देते, 2 में 2 मिलना पूर्ण रूप से
जायस्था। खैर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं कृषक उन्नति योजना के बारे में समझाइए। ठीक, तो पहले तो जब भी ये लिखते हो आप लोग कृषक उन्नति योजना, तो कब से लागू किया गया, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, लागू कब से किया गया। ठीक, दूसरा इसका उद्देश्य, और तीसरा इसका वर्तमान आंकड़े। ठीक, अब इस पे आपने आंकड़े तो अच्छे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लागू कब किया गया लिखना भूल गए, और उद्देश्य भी आप अलग से दिखाते, मुझे लगता है कि इसका खूबसूरती और बेहतर होता, बट ओवरऑल ठीक है, गुड। ठीक है, अगले पॉइंट लिखते हैं उद्यानिकी अभ्यारण्य। मैप में मुझे बार कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं मैप को लेकर। ठीक है, गरियाबंद जिले में स्थित है, वन भैंसों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। या बाघ परियोजना के लिए उद्यानिकी बाघ परियोजना लाया गया है। उद्यानिकी नदी प्रवाह क्षेत्र में घोषणा जलप्रपात है। हाल ही में माउस डियर का इस अभ्यारण्य में देखा गया है। ओवरऑल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो ये एक मुझे लगता है ये भी अच्छा आंसर है आपका। अब लिखा हमने जैविक कृषि योजना के बारे में बताइए। 2014 से आपने लिखा है, 5 जिलों में लिखा है, आज 7 जिले हो गए हैं, 22 विकासखंड लिखा, वो भी ठीक है। प्रोत्साहन भी लिखा है, जैविक ब्रांड भी लिखा है, और ठीक है। शुरुआत इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है, आमचो बस्तर मोचोबाड़ी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दंतेवाड़ा के आमचो बस्तर मोचोबाड़ी परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2013-14 से इसका प्रारंभ किया गया, जिसमें शुरुआती तौर पर 5 जिलों को चिन्हांकित कर 22 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद दिखेंगे इसमें प्रोत्साहन लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं, और इसके ब्रांड दिखे जाए तो अभी करीब 12 या 13 ब्रांड को हमने दिखाया है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट आया था। चलो, ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें मार्क्स आपको ठीक ठाक। अब बात करते हैं पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का वर्णन करें। ठीक है, तो राज्य में इसमें स्थिति विस्तार सब कुछ लिखा है, बट देखा जाए तो इसमें ना एक क्रमबद्ध जो तरीका है इसकी थोड़ी कमी दिख रही है। आप मैं बात कर रहा हूं, यहां से आप करते हो जब ना, ठीक, चलो शायद पीछे हो गए, ठीक, इधर देख सकते हैं। चलो, यहाँ पे सीधे स्थिति और विस्तार एक साथ लिखे। स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, एक साथ लिखो इसको। ठीक है, ये लिखने के बाद क्षेत्र लिखो, ऐसे बनाओ ना भाई, जलवायु लिखो। ठीक, एक ही जगह पर से आना चाहिए। मिट्टी लिखो यहां पर, खनिज, अपवाह तंत्र, ठीक है, और फसल, ये करके यहां पर पॉइंट ऐसे लिखते जाओ, और यहां पे बना दो मैप। इतनी खूबसूरत लगेगी आपके आंसर में कि वो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा लिखा है, और ये ऐसा कभी मत बनाइए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने उसे काट दिया। ठीक है, इसलिए शायद सर ने इसे आधे नंबर 1 नंबर कम किया। चलिए, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, छत्तीसगढ़ में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण पर चर्चा करें। ठीक है ना, तो प्रशासनिक वर्गीकरण में पहले तो इस पूरा ऐसे क्वेश्चन को टोपोलॉजी बांटा। ठीक है, यहां पर जब लिखा आपने तुरंत इसको 3 भाग बांटा, प्रशासनिक वर्गीकरण। ठीक है, एक यहीं पे काम कर लेते हैं, ये वर्गीकरण लिखो ऐसे करके, वर्गीकरण एक यहीं से बांट दिए, 1 2 3, नाम लिखा आपने, यहाँ पे डेटा लिखा, नाम डेटा, और यहीं पर उसके पॉइंट्स लिख दिया, 1 2 3, इस तरीके से। तो ये अपने आप में थोड़ा दिखने में थोड़ा सा क्या है, टपोग्राफ में है, बट आंसर बड़ा अच्छा लगता है दिखने में, और देखने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, या ये नहीं है तो एक और तरीका इसमें होता है, वो भी देख लीजिए क्या होगा, सुनिए के बाद। ठीक, या तो आप क्या करो, यहां पर ऐसे बांट वर्गीकरण। ठीक है, और वर्गीकरण जब बांटोगे तो यहीं पर दिखा दो 1 2 और 3। ठीक है, और इसी में डेटा को मेंशन कर दो, और यहां पर उसको एलैबोरेट। ये 2 तरीके होते हैं जिससे मार्क्स क्या होंगे आपके, बढ़ेंगे। ठीक, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, और वे देखते हैं छत्तीसगढ़ में वनों पर आधारित उद्योग के बारे में लिखिए। ठीक है, आप देखो छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है पेपर उद्योग, कत्था उद्योग, बीड़ी उद्योग, सारी चीजें आप लिखी है, बट सिस्टेमेटिक मुझे थोड़ा कमजोर दिख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला पॉइंट हटाइए, बीच से लाइन लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओवर। ठीक, नहीं होता तो सीधे लिखो 1 2 3 4, लाइन आपके पास और है। ठीक है, 5 6, इस तरीके से लिखिए। क्या है, उसको आप हौच पौच करेंगे ना तो आंसर में वो परिपक्वता नहीं दिखेगी जो आंसर चाहता है आपका कौन इन्विजिलेटर। ठीक है, चलिए एनएमडीसी प्लांट के बारे में लिखा है आपने। आप देखो जो आपने मैप बनाया है उसमें लग रहा है कि बीजापुर बना दिए, तो ये तो ऐसे देख के काट देगा, ये है यहाँ पर, अब बना रहे हो यहाँ पर इसको। ठीक है, तो इसलिए मैं कहा ना ऐसे जो पर्टिकुलर एरिया वाइज दिखाता है तो कोशिश करें कि आप सिर्फ यहाँ पर दंड बनाइए, दैट इज मस्ट डिवीजन बनाइए। ठीक है, नगर प्लांट में आपने आधारशिला रखी है,
ठीक है, छत्ता भी लिख दिया, प्रारंभ भी लिख दिया आपने, पहली खेप लिख दिया है, ठीक है, उद्घाटन भी लिख दिया, ठीक है, उत्पादन भी लिख दिया। अब देखो कभी भी ये ऐसा शब्द यूज नहीं करना है, पीएम मोदी ऐसे थोड़ी होता है, आप अखबार में लिख रहे हैं उस पर ऐसे लिखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, समझ बात को, पीएम मोदी ये क्या शब्द है? एक तो पहली बात है अल्फाबेट्स का प्रयोग नहीं करना पूरे आंसर में, ठीक है, और ये देश के 41 करोड़ नागरिकों के, हमारे देशवासियों को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति है, इनका नाम ऐसा नहीं लिखा जा सकता, चाहे वो किसी का भी लिखेगा जो आपके संवैधानिक पद पर है, ठीक, चलिए क्लियर है। अब विशेष यहाँ पे लिखा है सब कुछ अच्छा है, 2 पॉइंट जिसके 1.5 नंबर कटा, एक तो आपका मैथ और दूसरा ऐसे प्रश्न, ये जो प्रयोग आपने किया, ठीक है, इसकी वजह से मैंने आधा नंबर से 1 नंबर यहाँ पर काट दिया, बाकी वो कंटेंट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मिलेट मिशन लिखा है, डेट कभी गलत मत लिखो, नहीं आता है तो वर्ष लिख के छोड़, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है मत लिखा, ठीक है, सारी चीजें बाकी आपने लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और अच्छा है, ठीक है। अब उसमें कुछ जैसे मैं कहा ना, जो गलत जानकारी अगर आपके पास है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो मतलब फंस रहे हो, क्योंकि जो रीडर ना पहले से पढ़ के रखा है, उसके मॉडल आंसर ऑलरेडी है और उसी के आधार पर आपका पेपर चेक कर रहा है। जहां दिखा कि बलौदाबाजार तो है ही नहीं, इसने लिख दिया है कांट पे, ठीक है, यहाँ पर तो हमने दे दिया 2 नंबर, बट मुझे लगता है 2 गलतियों के बाद आपके नंबर कट जाते, ठीक है। चलिए बात प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, छत्तीसगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट लिखा है आपने सारी चीजों को, ठीक है। अब आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात कही, आपने क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट 1 नंबर सर ने दिया, अलग बात है, ठीक है, बट जब मैंने इसको सेकंड आई थिंक मैंने थर्ड में इसको चेक किया तो मैंने इसे 0 नंबर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पेपर 3 चरणों में चेक हो रहे हैं। पहले चरण में हमारे जो चयनित अधिकारी है वो कर रहे हैं, दूसरे चरण में जो संबंधित हमारे टीचर हैं, जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं, और तीसरे चरण में मेरे पास और प्रीतेश सर के पास पहुंच रहे हैं। तो 3 चरणों में जब आ रहा है, ठीक है, तो नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं, मेरे तक आते हैं तो मैं नंबर को लगातार कम कर दूं, बट बिकॉज ये इनिशियल फेज है आपका, हम डिमोटिवेट नहीं कर सकते आपको, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद तो यही है कि धीरे धीरे ही सही आपके जो आंसर राइटिंग स्किल क्या करेंगे, हम इनरिच करेंगे, इनराज करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा क्या है, लिखा क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा वो पूरा काट देगा, उसको पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने नंबर दिए कितने, 0, तो 0 आ जाएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, भारत आपको आता है विभिन्न परियोजनाएं, बढ़िया है, आपका अच्छा है, ठीक, सारी चीजों को लिखने की कोशिश किया है, कोशिश करें थोड़ा अंदर लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बाहर मत जाए, ठीक, और मतलब इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हंस दो लिख के लोग ऐसा अगर लिख देते तब भी चल जाता, ठीक। बाद में अपवाद के लगभग क्षेत्र लिखिए आपने, अपवाद का परसेंटेज भी लिख दिया, अच्छा बात है, ठीक। ये वाला जगह छूटेगा क्यों, आप बड़ा क्वेश्चन ये है, ये वाला लाइन छोड़ना ही नहीं है, आप यहाँ परियोजना लिखे सीधे, 12 दिन तो ऑलरेडी लिख ही रहे हैं, और सीधे आइए पॉइंट पे 1 2 3 4 पे, और बहुत ज्यादा इसको एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12 दिन में ऑलरेडी 20 से ज्यादा परियोजना है। आप कंटेंट भरिए, वहां पर एक को एलिब्रेट मत कीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें 6.5 नंबर मिलते, बट थोड़ी आपकी गलती थी जिसकी वजह से नंबर कितने हो गए आपके, 1 नंबर माइनस। चलो अभी आप पूछा डंडन के पठार का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, मैप बनाया हो, ऐसा लग रहा है कि ऊपर को टाइम पास करने के लिए बना दिया, नहीं, मैं कहा ना कि आप पूरा में बनाइए, इसी को बनाइए डंडन के पठार को, अरे पूरा का पूरा पठार नहीं आता, एग्जैक्टली दिखाइए कि कांकेर का जो पश्चिमी क्षेत्र नहीं आता है केसकाल के ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इधर से मोहला मानपुर से कनेक्ट करके नीचे तक लाइए, वो थोड़ा क्लियर होगा, और डंडन के पठार को बांटिए 3-4 भागों में, ठीक। अगर इसके सामान्य स्थिति पर बांटे तो उत्तर पूर्वी पठार, बस्तर का मैदान, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें सप्तमारिया क्षेत्र, जोधेश क्षेत्र, ठीक, ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा आपको, मैप बनाने से काम नहीं चलेगा, मैप को क्लासिफाइड करो, क्योंकि मैप तो सब जानते हैं, ने कहा है वो तो मतलब अननोन व्यक्ति को पूछो तो बता देगा किसको बोलते डर के रन लिया, बट उसको क्लासिफाइड करोगे तो आंसर की खूबसूरती बढ़ेगी। बाकी इतना अच्छा लिखा है, ये मैप तो 1 नंबर कट गया, या तो अगर आपको ऐसा नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है कि नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली आपने निकाला है तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग तो रखते हैं, ठीक। चलिए बाकी कंसेप्ट कंटेंट अच्छा है, ठीक, प्रेजेंटेशन भी ओवरऑल ठीक है, मैं इस कंटेंट की वजह से 1 नंबर माइनस करूंगा इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन की असीम संभावनाएं, ये बिल्कुल मत लिखिए, ऐसा बिल्कुल काम मत कीजिए, ठीक है, मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं समझ नहीं आया, इसको ये तो फिर पूरा पूरा काट दीजिए, ऐसे अगर आपके पास है तो बिल्कुल मत लिखिए,
अगर इतना अच्छा था, बस्तर को दिखाते आप, ठीक है, प्राकृतिक सुरा से संबंधित जलप्रपात, कंदराव और घाटियों का क्षेत्र, मध्य में लिखते पुरातत्व स्थलों और रामायण कालीन से लेकर प्राचीन काल के इतिहास का प्रमाण, उत्तर में लिखते आप नैसर्गिक सुंदरता वाला क्षेत्र, और 4-5 पॉइंट लिख देते। आप क्लासिफाइड करें ना, समझ रहे हो? आपको ऐसे क्या लिखना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, वो सीधे सीधे कहेगा काट दे, ठीक है। आप पर्यटन के असीम संभावना पर मुझे कहीं पर भी डेटा नहीं दिख रहा है। स्थानीय पर्यटन कितने आए, केंद्रीय पर्यटन सॉरी आपके राष्ट्रीय स्तर पर कितने आए, विदेशी पर्यटन कितने आए, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर्यटन का जीएसडीपी कितना है वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके लिए प्रयास क्या किए गए हैं वो भी देखिए, ठीक है। राम वनगमन पथ है हमारे यहाँ, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट है हमारे यहाँ, इको टूरिज्म हमारे यहाँ है, ठीक है। आप नया नाम गुरुवा डेरा है, गुरुवा डेरा है हमारे यहाँ। अगर आप किसी में और देखे तो आपने प्रसाद स्कीम लाया हमारे यहाँ, ठीक है। ऐसे तमाम योजनाएं हमें हमारे यहाँ चल रही है, उन सब का वर्णन करें और असीम संभावनाओं को इस चीज को दिखाइए कि हमारे यहाँ क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से याद रखें पर्यटक हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो पहला है कि जो खर्च है वो मिनिमम है, अत्याधिक है, सांस्कृतिक कल्चर हमारे जनजातीय कल्चर हमारे एग्जिस्ट है, ठीक है, इजिली टू एक्सेसिबल है, ठीक। दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। ये सारे पॉइंट्स लाने आप, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट कोशिश किया आपने अपने स्तर पर तो संभावनाएं पर बात करनी है। आपको ये नहीं दिखाना कि हमारे यहाँ क्या क्या है, हमारे यहाँ क्या क्या हो सकता है, देश देखा है हमारे, वो लगाओ, ठीक है। वहां पर आपने देखा होगा कि अभी पहली बार याद रखेंगे वहां पर एक आयोजन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, वहां की यूथ जो कनेक्टिंग वो एक सम्मेलन था वो हुआ वहां पर, ठीक है। मैनपाट महोत्सव हो रहा है हमारे यहाँ, राम वनगमन पथ में 75 प्लेसेस को चिन्हांकित किया है, तमाम प्रकार उन चीजों को लाना है। तो मतलब आंसर जब बड़े क्वेश्चन लिखते हो ना तो आप एक सिंगल ओरिएंटेशन का काम नहीं करना है, मल्टीपल डायमेंशन से आपको आंसर को क्या करना है, क्रिएट करना है वहां, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट की मैं बात कर रहा था, बढ़िया लिखा है आपने, सैला लिखा है, सरना लिखा है, ठीक है। बुका रिसोर्ट हालांकि गलत है, वो उधर रिसोर्ट, ठीक है। यहीं पर लक्ष्मण माधव का गिरवानी है वो लिखते हैं आप, सुंदरलाल लिखा है, ईशान गगरेल, ठीक है, लिखा ठीक ठाक है ना। इसमें आप लिख सकते थे आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, कांकेर क्षेत्र पे है, ठीक है। चलो पंचवटी क्षेत्र है, पंचवटी क्षेत्र भी लिख सकते थे आप, ठीक है। खैर, तो पॉइंट से पॉइंट सारी चीजें लिखी है, इसमें अच्छा है। बट एक चीज मुझे कमी लग रही है कि जब भी कोई चीज लिखते हो तो एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने की तैयारी होनी चाहिए, गलत आंसर नहीं लिखना है। बुका रिसोर्ट है ही नहीं, आप बुका रिसोर्ट का नाम ही नहीं है, आपने लिख दिया बुका रिसोर्ट अपने मन से, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा देखिए। और दूसरा बात, आप जब लिखते हो तो इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर लिखिए ना, इसको 1 2 3 4। अब इसमें लिखेगा पहला ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट कॉटेज वाटर बोट स्थापित, क्या बनना चाह रहे हैं इसमें, पहला तो है नहीं है, ठीक है ना। दूसरा बैगा रिसोर्ट लिखा है आपने, तो कबीर धाम, ठीक है, सरनाथ बालाछापर, ठीक है। तो स्थित लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी समझ गया है, ठीक है। कोई फीचर्स है तो फीचर्स को मेंशन कीजिए, फीचर्स की कमी दिख रही मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो फीचर्स लाइए आप, ठीक है। और मैंने कहा जब ऐसे चीजें लिखते हो ना तो इस बजट का मेंशन कर दिया, ठीक है, या कुछ नए करेंट की चीजों को जोड़ दिया, आंसर और खूबसूरत हो जाता है हमारा। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस पर देखते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखिए। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियों के बारे में लिखिए, ठीक है, ठीक है। ये अपने आप में अच्छा है, आपने 2 भागों में बांट दिया है, मुझे लगता है अच्छा ही प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांट दिए, मुझे लगता है बहुत सही है, गलत कुछ भी नहीं, ठीक। आप कोशिश करते हैं इसको ऐसे बांटने के बदले, ठीक है, मैं बात कह रहा हूं इसको मत लिखना अगली बार से, ऐसे 5 भागों में बांटो, 1 2 3 4 5, नाम भर लिखोगे, डेटा आपने लिख दिया है, पुनरावृत्ति नहीं होगी, एक लाइन बचा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखना लाल पीली मिट्टी, ठीक है, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? पहले ऊपर 5 को दिखा दो, डेटा यहाँ दिखा दिए, क्षेत्र यहाँ दिखा दिए, ठीक। अब पहला यहाँ पर पूरा उसके पूरे के पूरे फीचर्स वगैरह सब चीज लिखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा यहाँ से स्टार्ट किए, चौथा यहाँ ला दिए अपन, ठीक है, 5वां यहाँ, और लास्ट में इसका कंक्लूजन। मैं हमेशा कहता हूं कि उपसंहार लिखना कभी मत भूलिए। तो जो 9.5 नंबर मिले ना वो 11 साढ़े 11 तक आया था। देखो आपको इस बात को समझना होगा कि बेस 0.5 नंबर का खेल है, हर एक क्वेश्चन में आप 0.5 अगर घमाते जा रहे हैं ना तो आप सिलेक्शन को मैजिकल रैंक से बाहर, बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है।
प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है ओवरऑल ठीक है और अच्छा कर लोगे। जो जिस पेपर से बच्चे ने बनाया है मुझे उम्मीद है अच्छा कर। ठीक, चल अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और वो है ठीक। अब ये कंप्लीट हो रहा है 21 पेज आपका। तो इस पूरे प्रश्न में आपने समझा होगा कि हम जो पेपर चेक कर रहे हैं उसमें एक बड़ी क्लियर सी बात दिख रही है आपको कि 3 चरणों में पेपर जब चेक होकर आ रहा है तो सारे पॉइंट्स आपको दिख जा रहे हैं जो आप गलतियां कर रहे हैं। और मैं आपको अश्योर भी कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो पेपर चेक किया जाएगा आगे भी, वो कोई भी अनस्किल्ड या कोई मेंस देने वाला व्यक्ति फिलहाल ऐसा मतलब जिसने आज तक एग्जाम नहीं निकाले हैं या जिनको अपने विषय पर इतना लंबा एक अनुभव ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर शामिल नहीं। फैकल्टीज, भूतपूर्व चाहे या हमारे चयनित बच्चे, ठीक है, जो अच्छे अधिकारी आज बन चुके हैं। और तीसरा फिर याद रखेंगे हमारे जो मैं और प्रोफेसर, तो ये 3 चरणों में हम इसको ला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आज हम जो जितने भी टेस्ट लाए हैं, एक एक टेस्ट में आप छोटी छोटी गलतियां सुधार लोगे ना, तो आई एम वेरी मच अश्योर्ड कि 15 मई तक आपके आंसर राइटिंग का इंफॉर्मेशन तो हो जाए। कंटेंट बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, मैं फिर कह रहा हूं कंटेंट बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा था आपका, बिकॉज दैट आप मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, अगर कंटेंट आपके पास नहीं होते तो प्री आपका निकलता नहीं। ठीक, खैर ये सारी चीजें चलते रहेंगी, आप लोग मेहनत करें। ठीक है, और जहां पर भी हो छत्तीसगढ़ से बाहर, ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक, प्रॉपर समय पर चेक करने की प्रतिबद्धता है हमारी। ठीक है, और उसको हम पूर्ण करेंगे। ठीक, दूसरी बात, इनके बीच में भी किसी भी समय पर आपको आके मिलना है तो सर, मैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं, कभी भी आप आ सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप किसी और जगह पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर चेक के लिए हमारे पास आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।